आपकी सैलरी स्लिप में कौन कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आपको कोई स्कूल या कॉलेज नहीं बताता, जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें हो सकता है एक जॉब अभी अभी लगी है पर जॉब आपने ज्वाइन नहीं की है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर अपने कॉलेज का दे दिया है, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं और उसके बाद जॉब का। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका कॉलेज खत्म हो गया है, जॉब भी हाथ में है, बस ज्वाइनिंग डेट का इंतजार है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे ना कैसे करके जॉब में घुसूं और अपनी ड्रीम को सच करने की तरफ अपना पहला कदम उठाऊं। पर दोस्तों, उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है। कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। कॉलेज लाइफ में आपके पास एक प्रोटेक्टिव नेस्ट होता है जहां आपके पेरेंट्स, आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त आपका साथ देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। पर जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में एक कैरेक्टर होता है बॉस नाम का, जिसका काम ही यही होता है कि वो कैसे आपसे मैक्सिमम काम निकलवा पाए। और इन सारी चीजों के बीच आपके लाइफ में सबसे पहले एंट्री होती है पैसों की। हर महीने आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट क्रेडिट होने लगता है जिसका शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है। एंड टू ऐड टू ऑल दिस, आपको हर महीने सैलरी के साथ एक पर्ची पकड़ाई जाती है, एक स्लिप पकड़ाई जाती है जिसमें काफी सारे जार्गन्स लिखे होते हैं, काफी सारे नंबर्स लिखे होते हैं। और सच बताऊं तो मुझे पहले 6 महीने तक आधी चीजें समझ ही नहीं आ रही थी जब मैंने पहली बार जॉब स्टार्ट की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन्हें सैलरी स्लिप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो आप अभी तक सुन चुके होंगे, CTC, कॉस्ट टू कंपनी। फर्ज कीजिए आपको 6 लाख रुपए की CTC दी है आपकी कंपनी ने और आपने ये सोचा कि यार 6 लाख रुपए की CTC यानी कि 6 लाख रुपए साल में, 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 50,000 रुपए महीना। हर महीने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आने वाले हैं। आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि यार मेरी तो 50,000 की नौकरी लग गई है। पर देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम हियर। CTC एज द नेम सजेस्ट्स इज द कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि वो कॉस्ट जो कंपनी आप पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खर्च करती है। इसके डायरेक्ट कंपोनेंट्स में आपकी सैलरी तो आती ही है, साथ ही साथ इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा और ये सब कुछ मिलकर बनता है CTC। तो अगर आपको अपनी इन हैंड सैलरी निकालनी है तो आप CTC को सीधा सीधा 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि CTC में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे भी एडेड होते हैं जो शायद आपको डायरेक्टली ना मिले पर इनडायरेक्टली कंपनी आप पे खर्चा जरूर कर रही है उस पे। इसके बाद आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ना दोस्तों आपकी एक्चुअल इन हैंड सैलरी से काफी हद तक क्लोज होती है। ग्रॉस सैलरी का मतलब है CTC माइनस अदर एक्सपेंसेस। और ग्रॉस सैलरी से आप ये मान सकते हैं कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी एक्चुअल सैलरी क्या होने वाली है। पर ग्रॉस सैलरी और एक्चुअल सैलरी में भी काफी डिफरेंस होता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले कंपोनेंट पे, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एज द नेम सजेस्ट्स इज द बेस सैलरी। बेसिक सैलरी जितनी कम हो उतना अच्छा है। कुछ कंपनीज में बेसिक सैलरी 30 to 35% होती है, कुछ कंपनीज में 50% तक होती है। पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि बेसिक सैलरी जितनी कम हो उतना अच्छा है? ऐसा नहीं है कि आपकी अगर बेसिक सैलरी कम है तो आपकी मेन सैलरी भी कम होगी। बेसिक सैलरी जस्ट एक कंपोनेंट है जो आपकी बेस सैलरी को डिफाइन करता है। पर इसका कम होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट बेसिक सैलरी इज 100% टैक्सेबल, यानी आप कोई भी टैक्स बेनिफिट अपनी बेसिक सैलरी पे नहीं ले पाएंगे। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। इसके बाद आता है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। इसमें आप जितना भी रेंट पूरे साल में पे करते हैं अपनी अकोमोडेशन के लिए वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब HRA कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला, योर HRA कैन बी 10% ऑफ योर बेसिक पे, यानी कि अगर आपका बेसिक पे 100 रुपए है तो आपका HRA 10 रुपए होगा। नंबर 2, 50% ऑफ योर बेसिक इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी और 40% ऑफ योर बेसिक इफ यू आर लिविंग इन अ नॉन मेट्रो सिटी। यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 100 रुपए है और आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो आपका HRA होगा 50% ऑफ 100 रुपए यानी कि 50 रुपए, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो आपका HRA होगा 40% ऑफ 100 रुपए यानी कि 40 रुपए। नंबर 3,
द एक्चुअल HRA दैट इज बीइंग पेड बाय योर कंपनी, यानी कि वो HRA जो आपकी सैलरी स्लिप में लिखा हुआ है। अब इन तीनों HRAs में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा उसे आप क्लेम कर सकते हैं एज योर हाउस रेंट अलाउंस। और HRA क्लेम करने के लिए आपको हर महीने की रेंट रिसिप्ट ड्यूली साइंड बाय योर लैंडलॉर्ड सबमिट करनी होगी अपने एम्प्लॉयर को। और अगर आपका मंथली रेंट 8,333 से ज्यादा है तो अपनी रेंट रिसिप्ट्स के साथ आपको अपने लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड का एक कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें करके आप अपना हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। एक और कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, विच इज द मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इज अ मैंडेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि हर एम्प्लॉयर को आपको हर महीने के 1250 रुपीज देने ही हैं। आई नो ये बहुत ही ज्यादा कम है, पर दिस इज द मैंडेट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट कि इतने तो आपको अपने एम्प्लॉय को देने ही हैं। और ये एक और अलाउंस है जो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्पेशल अलाउंसेस या मिसलेनियस अलाउंसेस। अब ये जो कैटेगरी है ना दोस्तों, ये थोड़ी सी अटपटी सी कैटेगरी है, क्योंकि हर कंपनी का इस कैटेगरी को देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ कंपनीज इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट जोड़ती हैं, खाने के कॉस्ट जोड़ती हैं, काफी सारी ऐसी चीजें जोड़ती हैं जो शायद उन्हें नहीं जोड़ने चाहिए। और कुछ कंपनीज जेन्युइनली आपको ऐसे अलाउंसेस देती हैं, ऐसी कैटेगरीज देती हैं जिससे आप सही में टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैटेगरी होती क्या है। इस कैटेगरी के अनुसार कंपनी ये कहती है कि मैंने कुछ कैटेगरीज दी हैं, अगर हमारा एम्प्लॉय उन कैटेगरीज के हिसाब से डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो वो हमें बिल्स दे सकता है कि उसने उन कैटेगरीज में खर्च किया है, और अगर वो बिल्स सही हैं तो वो उस कैटेगरी के हिसाब से डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। स्पेशल अलाउंस में कैटेगरीज बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो सकती हैं, यानी कि कंपनी आपसे ये कह रही है कि मैंने आपको XYZ इन सारी कैटेगरीज में अलाउंसेस क्लेम करने के लिए फ्रीडम दी है, और अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी को ईयर एंड तक उन कैटेगरीज में खर्च हुए बिल्स दिखा सकता है तो वो आराम से उन कैटेगरीज में भी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब ये जो कैटेगरी होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होती है। इसमें आपकी कंपनी आपको अटायर अलाउंस दे सकती है, बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स पढ़ने के लिए अलाउंस दे सकती है, फूड अलाउंस दे सकती है, इंटरनेट अलाउंस दे सकती है, ट्रैवल अलाउंस दे सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर कंपनी डिसाइड करे तो इस कंपोनेंट के अंदर आपको अलाउंस दे सकती है, और ये अमाउंट भी आप क्लेम कर सकते हैं एज अ टैक्स डिडक्शन। इसके बाद आता है PF यानी कि प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने का तरीका है 12% ऑफ योर बेसिक पे, यानी कि अगर आपका बेसिक पे 100 रुपए है तो आपका PF 12 रुपए होगा, एंड दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द PF। अब अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट आप जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स योर PF, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर या कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी टूवर्ड्स योर PF। यानी कि अगर 100 रुपए आपकी सैलरी है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ 100 रुपए यानी कि 12 रुपए है, तो एम्प्लॉयर भी आपके PF अकाउंट में अपनी तरफ से 12 रुपए ऐड करेगा, और आपका टोटल PF बन जाएगा 24 रुपए। अब ये जो PF है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है, क्योंकि इसमें ईयरली रिटर्न्स 8 to 9% होते हैं, और कभी कभी तो 10% तक की भी रिटर्न मिलती है, और ये 100% सेफ है। दो इसकी जो रिटर्न होती है वो टैक्सेबल होती है, पर क्या होता है ना दोस्तों, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब हर महीने बिना जाने ये अमाउंट जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आता ही नहीं है। ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आने से पहले ही कट जाता है और PF अकाउंट में चला जाता है। तो होता ही है कि अननोइंगली हम अपने लिए काफी अच्छा बफर क्रिएट करते जाते हैं, जो लाइफ में आगे जाकर बहुत हेल्प करता है हमें। इसके बाद आती है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी को हम लॉयल्टी या रिटेंशन बोनस के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको तभी मिलती है जब आप किसी एक एम्प्लॉयर के साथ लगातार 5 साल तक काम कर रहे हैं। उससे पहले आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलती है। आपकी कंपनी आपके नाम पे कुछ पैसे अलग से साइड करती जाती है, जो कि आपको, अगर आप 5 साल से ज्यादा काम करते हैं कंपनी में, तो आपको दी जाएगी एज अ लॉयल्टी बोनस, और ये भी आपकी CTC में एडेड होता है। इसके बाद आते हैं इंश्योरेंसेस। हर कंपनी आपको या तो लाइफ इंश्योरेंस या तो मेडिकल इंश्योरेंस या तो दोनों प्रोवाइड करती है, और ये भी आपकी CTC में एडेड होता है। इस इंश्योरेंस में आप तो कवर्ड होते ही हैं, साथ ही साथ आपके डिपेंडेंट्स भी कवर्ड होते हैं, और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं अपनी लाइफ में जब कभी भी आपको जरूरत पड़े। पर कंपनी आपको ये देती क्यों है? वेल, कंपनी आपको इसलिए देती है क्योंकि पहला तो सेफ्टी रीजन है, क्योंकि कंपनी का भी कुछ फर्ज बनता है आपकी सेफ्टी की ओर, और दूसरा
जो कॉरपोरेट इंश्योरेंस रेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो बल्क में अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंसेस खरीद सकती हैं। आप चाहें तो अपने इंश्योरेंस को टॉपअप भी करा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपको 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है साल का, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इससे ज़्यादा के कवर की ज़रूरत है, तो काफ़ी सारी कंपनीज आपको ये ऑप्शन देती हैं कि आप अपनी सैलरी से उसको हर साल टॉपअप भी करा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारी कंपनीज के बीच में, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो सबको कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थे वो कंपोनेंट्स जो आपकी सैलरी स्लिप में होते हैं। आई होप जब आपको पहली बार सैलरी स्लिप मिलेगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी सैलरी स्लिप को बेटर समझने में और आपके पैसों को बेटर मैनेज करने में। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।